आज आज हमारा जो है पहला लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर है, जिसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं, ठीक हो गया? इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, आपकी वोकैब्युलरी बिज़नेस वोकैब्युलरी के हवाले से हम इसमें पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है और अकाउंटिंग जो है, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंट है। तो जो स्टूडेंट्स हैं नॉन बिज़नेस के, लॉज़ के, इकोनॉमिक्स के या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो आज उन्हें पता चलेगा कि हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, और हमने काफ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं न कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में। तो आप देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, गवर्नमेंट जो है हमारी वो कौन-सी ऑडिटिंग इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये एक वो सवाल है कि मेरा भी एक सवाल पेपर था डिस्क्रिप्टिव, मुझे अभी भी अचानक याद आया है कि वहाँ पर एक सवाल ये भी था, अकाउंटेंट का सवाल था, अकाउंटेंट का पेपर था मेरा, तो वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है किस टाइप की अकाउंटिंग इस्तेमाल करती है और वो उसके क्या एडवांटेजेज़ हैं, डिसएडवांटेजेज़ हैं। तो ये भी इंशाल्लाह ताला जब हम ये सवाल करेंगे तो उसमें ज़रूर आप लोगों को एक सवाल दूँगा, इसके मुतालिक हिंट्स भी दूँगा कि इसमें कौन-कौन सवाल आते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, उसी की ज़ात ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम ये सब कुछ पढ़ सकें, और अल्लाह ताला ही हमें इंशाल्लाह ताला कामयाब करेगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से हम आज स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग सबसे पहले होती क्या है, इसके बारे में आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दे दूँ। होता क्या था कि जितने भी कारोबारी हज़रात होते थे, इन्वेस्टर्स होते थे, लोग आपस में लेन-देन करते थे, वो पहले आपस में लेन-देन करते थे तो वो ओरली लेन-देन करते थे। किसी को चीज़ दे ली, किसी से चीज़ ले ली, या चीज़ के बदले चीज़ ले ली और चीज़ के बदले चीज़ दे दी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले ये सब कुछ चल रहा होता था। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को शऊर आया, इकोनॉमिक्स जो थी, इकोनॉमिक्स की जो जो है ओरिजिन हुई आदम स्मिथ से। उसके बाद सोशल साइंसेज़ में एक अकाउंटिंग का एक जो है कह लें कि सब्जेक्ट वहाँ से हुआ, इजाद हुआ, कह लें इन्वेंट हुआ, और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि ये जो लोग आपस में लेन-देन करते हैं या ये आपस में बार्टर सिस्टम करते हैं, इसका कोई प्रॉपर फ़ॉर्मेट हो, इसको हम दर्ज कर सकें बुक्स एंड अकाउंट्स में, और ऐसी दस्तावेज़ात हम बना सकें जिससे हमें पता तो चले कि हमने कारोबार में क्या कमाया, क्या कारोबार को हमने दिया। जिससे हमें पता चल सके कि कारोबार जो हमारा है वो किस पोज़ीशन में है। वो क्या आज हम इस काबिल भी हैं कि इस कारोबार को कंटिन्यू करें, या हम इस कारोबार को लीव आउट कर जाएँ, छोड़ जाएँ। उसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो अकाउंटिंग जो है उसको इस्तेमाल किया गया, और इसको बिज़नेस की एक लैंग्वेज करार दिया गया। इसको आज भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, वो बिज़नेस की लैंग्वेज है। तो जब ये स्टार्ट में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आया था, या जो कारोबारी हज़रात थे या डिफरेंट कॉर्पोरेशंस थी या बिज़नेसेस थे, वो पहले सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते थे। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए डबल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और डबल अकाउंटिंग सिस्टम में थोड़ा-सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक बाकायदा एक टॉपिक है, वो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम लेंगे। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि कोई भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं वो उसके उसका वन जो है साइड जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो होती है उसके डबल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके डबल ट्रांज़ैक्शंस होती है, उसके डबल रिकॉर्डिंग होती है, वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होती है। डुअल अकाउंटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो ये हम आगे इसे इंशाअल्लाह ताला इसे इन डिटेल में करेंगे। तो अब अकाउंटिंग का मकसद क्या था? अकाउंटिंग का मकसद सिर्फ़ यही था ताकि हम अपने क्या कर सकें, कारोबार को रिकॉर्ड में लेकर आ सकें। कारोबार की जो डे बाय डे ट्रांज़ैक्शंस हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर सकें। रिकॉर्ड करके उन्हें समराइज़ कर सकें। उन्हें बाइफरकेट कर सकें कि भई कौन-सा आपकी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो किस कैटेगरी में लाई करती हैं। हमें पता चल सके कि हमारे कारोबार में कौन-सी ट्रांज़ैक्शंस हैं जो हमें देर पा हमारे कारोबार में रखेंगी, कौन-सा आइटम्स हैं जो हमारे इस 1 साल में कंज़्यूम हो जाएँगे, 1 साल में इस्तेमाल हो जाएँगे, ठीक हो गया? उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंटिंग को क्या किया गया, बिज़नेस लैंग्वेज करा दिया गया। तो अकाउंटिंग को नॉर्मली क्या कहा जाता है? इसे लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस कहा जाता है, जिसे मैंने कहा था
कि कोई भी कारोबार जो है, जैसे हर इंसान की लैंग्वेज होती है ना, हर बेल्ट की एक लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, इस तरह कारोबार की एक लैंग्वेज है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, जिसे हम अकाउंट्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया? तो अकाउंटिंग है क्या चीज़? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ठीक हो गया? अकाउंटिंग इज़ डन टू असcertaining द फाइनेंशियल पोज़ीशन। तो क्या हुआ? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कारोबार की ट्रांज़ैक्शन को, उन ट्रांज़ैक्शन को जो मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र की जा सके। ठीक हो गया? 2 किस्म की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी होती हैं ऐसी ट्रांज़ैक्शन जिनको हम क्या है, रकम जो है, रुपया-पैसा, उसकी मिकदार में उनका तयन कर सकते हैं कि ये इतनी वैल्यू की है या इस ट्रांज़ैक्शन की इतनी वर्थ है। दूसरे होते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन, जिनकी हम कोई वैल्यू नहीं कर सकते, ये हम बता नहीं सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं। मुझे जो है फ़ील हो रही है कोई चीज़, तो अब इसे मैं मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लेके आ सकता कि इसकी क्या वर्थ है। लेकिन अगर कोई चीज़ है, मैं कोई चीज़ सेल आउट करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई जो है कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, कोई चीज़ बाय करना चाहता हूँ, तो उसकी एक वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं, उसे हम मॉनेटरी टर्म कह रहे होते हैं कि जिसको हम मेज़र कर सकें मनी की साइज़ में, मॉनेटरी साइज़ में। ठीक हो गया? तो क्या है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक हो गया? उनको रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें हम क्लासिफ़ाई कर रहे होते हैं। क्लासिफ़ाई कर रहे होते हैं मीन्स के अलग-अलग कर रहे होते हैं। पहले हमने सारी ट्रांज़ैक्शंस को लिख लिया यकमुश्त, ठीक है? फिर उन्हें हम अलग-अलग करते हैं कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म है, कौन-सी ट्रांज़ैक्शन शॉर्ट टर्म है, कौन-सी ट्रांज़ैक्शन जो है हमारी जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, हमारी अर्निंग से रिलेटेड है, कौन-सी ट्रांज़ैक्शन हमारे खर्चे से जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं, उससे रिलेटेड है। उन्हें क्या करते हैं, क्लासिफ़ाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन्हें एनालाइज़ करते हैं, समराइज़ करते हैं, ठीक हो गया? एनालाइज़ एंड समराइज़ कहते हैं कि उन्हें हम लिखते हैं कि कौन सी कितने पैसे या कितनी जो कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन थी जिसमें हमसे कैश आउटफ्लो हुआ, कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शंस हैं जिनसे कैश हमारे इनफ्लो हुआ, ठीक हो गया? उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन जिसे हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कर रहे होते हैं, उन्हें बयान कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी ये ट्रांज़ैक्शन हुई, ये क्यों हुई? इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ठीक हो गया? इन बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफ़ाई करना, एनालाइज़ करना, इंटरप्रेट करना, सारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग क्यों की जाती है? कारोबार की फाइनेंशियल पोज़ीशन को मालूम करने के लिए, कारोबार का जो डेटा है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। ठीक हो गया? तो ये अकाउंटिंग थी। तो अकाउंटिंग क्या करती है, हमें हेल्प आउट करती है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस को असcertain करने में, उसे मालूम करने में कि कारोबार की असल जो पोजीशन है वो क्या है। ज़ाहिर है जब आप कोई चीज़ लिखेंगे कारोबार में, कारोबार की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको आप राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि कितना कमाया, कितना गया, कितना जो है हमने खर्च किया, कितनी हमारी आमदनी हुई। जब उन सबको हम रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास तभी हम बता सकते हैं ना कि हमारे कारोबार की पोजीशन क्या है। वैसे तो नहीं बता सकते, वैसे तो आप लोगों से पूरा साल लेन-देन करते रहें ओरली, आपको पता नहीं चलेगा। पहले जैसे होता था पुराने ज़मानों में यही होता था 15-16 में कि वो ओरली चीज़ें लेन-देन करते थे और बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कि कितना मुनाफ़ा कमाया है या कितना नुकसान हुआ है। अकाउंटिंग जैसे ही आई, तो इसका मकसद ही ये था लाने का कि कारोबार की फाइनेंशियल पोज़ीशन को जाँच सकें हम, पता कर सकें कि कारोबार की क्या पोज़ीशन है हमारे की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है फाइनेंशियल पोज़ीशन को नाउ करना, उसको मालूम करना कि वो हमारी कितनी फाइनेंशियल पोज़ीशन है हमारे कारोबार की। ठीक हो गया? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल वैलिड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब किसको देती है? अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन किसको दे रही होती है? मैंने अगर आप लोगों को याद होगा कुछ चीज़ें हम इसमें यहाँ पर मेमोराइज़ करते चलेंगे। मैंने आपको बताया था 2 किस्म के अकाउंटिंग यूज़र्स होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के या जो है अकाउंटिंग के 2 किस्म के यूज़र्स होते हैं। कौन-कौन से यूज़र्स होते हैं? आपको खुद रिकॉल कर लिया होगा। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं। ठीक हो गया? तो अकाउंटिंग क्या कर रही होती है? अकाउंटिंग क्या करती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रही होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब क्यों रिकॉर्ड कर रही होती है? क्योंकि उससे मुख्तलिफ लोग जो हैं, पार्टीज़ जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या कर रहे होते हैं? लिंक कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। वो क्यों देखना चाहते हैं?
इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिन्हें कंपनी के सारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी होती है जिनकी। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी से डायरेक्ट लिंक नहीं करते, इनडायरेक्टली बाहर से लिंक कर रहे होते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे बैंक्स होते हैं, ठीक हो गया, गवर्नमेंट होती है हमारी, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, वो सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। फाइनेंशियल मैनेज ये हमारी मैनेजमेंट जो है ये इंटरनल यूजर्स में आती है। तो अकाउंटिंग क्या करती होती है? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को। ठीक हो गया? तो ये जो है अकाउंटिंग की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है यही होता है कि ताकि वो रिकॉर्ड को लिख सकें, जिससे अकाउंटिंग के ज़रिए लिखने के बाद क्या कर सकें, हम इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें लोगों के साथ, एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ शेयर कर सकें, इंटरनल पार्टीज़ के साथ इसकी जो है हम शेयर कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो है एक बात मैं एक और आप लोगों को बताता चलूँ। बात 2 टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग में, एक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ठीक हो गया? तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग होती है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस जो हैं उनको लिखना, ठीक हो गया? उनको इंटरप्रेट करना, क्लासिफ़ाई करना, उनको उनको समराइज़ करना, ताकि कारोबार की जो एक्चुअल पोज़ीशन है उसको मालूम किया जा सके वो क्या है, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। बुक कीपिंग क्या होती है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस जो होती हैं, उनको लिखना, उनको रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाती है। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉड टर्म है, जिसमें बुक कीपिंग भी आ जाती है, जिसमें अकाउंटेंसी भी आ जाती है, जिसमें क्लासिफाइंग आ जाती है, जिसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है, जिसमें समराइज़िंग आ जाती है। लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सिर्फ़ एक पार्ट होता है। क्या? कि बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करना इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक हो गया? अब यहाँ आपको एक डायग्राम से समझाया गया है कि अकाउंटिंग, अभी हमने क्या कहा था? अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या होती है? एक इसमें हम फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन होती है। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन किसे कहते हैं? कोई भी लेन-देन होता है कारोबारी हज़ात कारोबार में, 2 कारोबारी हज़रात हैं उनके दरमियान या 2 कारोबार के दरमियान। मिसाल के तौर पर आप गए, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उससे डिमांड करते हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑयल चाहिए। आपने उससे ऑयल लिया, ठीक हो गया। अब कारोबार तो कोई भी किस्म का हो सकता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था याद होगा। कारोबार सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, कारोबार सिंगल ओनरशिप भी हो सकता है, जो हमारे शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, ठीक हो गया। कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं इसमें। इसमें जो है बाकी और भी डिफरेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। वो सारी टर्म्स हो सकती हैं, इसमें पार्टनरशिप हो सकती है। अब आप क्या करते हैं, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे डिमांड करते हैं और बाय करते हैं एक ऑयल का पैकेट, ठीक हो गया? अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने उसे पैसे दिए और ऑयल परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांज़ैक्शन हो गई, जिसे हम इस ट्रांज़ैक्शन को क्या कहते हैं, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? तो अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है कि बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जो है, उस बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, मतलब कि जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, ठीक हो गया? उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस तरह करते हैं? मुख्तलिफ जर्नल होते हैं, जिन्हें हम जर्नल्स कहते हैं। मुख्तलिफ जर्नल्स होते हैं जिसमें हम जितने भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस हैं उन्हें लिख रहे होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। वो किस तरह करते हैं? हमारे पास एक परचेज़ जर्नल होता है, जिसमें हम जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे, हमारा कारोबार है, हम कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो परचेज़ जर्नल में लिखेंगे। हमारे पास सेल्स जर्नल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने सेल्स आउट करी होती है हमारे कारोबार, उस सेल्स जर्नल में हम लिख रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैश जर्नल होता है, जिसमें हम कैश रिसीट्स लिख रहे होते हैं। कैश पेमेंट जर्नल होता है, जिसमें कैश पेमेंट लिख रहे होते हैं। अब ये टर्म्स आपको आती हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं मुझे ये पता है कि ये चीज़ें आपको आती हैं। आपको पता है कैश रिसीट्स क्या होता है, आपको पता है कैश पेमेंट्स क्या होता है, आपको पता है कैश इनफ्लो क्या होता है, आपको पता है कैश आउटफ्लो क्या होता है। ज़ाहिर है अब आप एंड एंड सेशन में पहुँच चुके हैं, अब तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। कैश रिसीट्स जनरल क्या होता है, जिसमें आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं, जितने भी कैश जिस ट्रांज़ैक्शन आप रिसीव करते हैं, कहीं से भी कैश रिसीव करते हैं, तो कैश रिसीट्स जनरल में लिखते हैं। कैश पेमेंट जनरल ऐसा जनरल होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप जितनी भी पेमेंट्स होती हैं आपकी, वो पेमेंट्स जहाँ पर आप कैश आउटफ्लो हो रहा होता है कैश का, सिर्फ़ उन ट्रांज़ैक्शन को आप कैश पेमेंट जनरल में लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया? एक आपका जनरल जर्नल होता है कि इन 4 किस्म के जो जर्नल्स हैं आपके बने हुए हैं, जो कौन-सा जर्नल है, परचेज़ जर्नल है, सेल्स जर्नल है, कैश रिसीट्स जर्नल है, कैश पेमेंट जर्नल है। इन 4 जो आपके जर्नल्स हैं, इनमें
जो ट्रांजैक्शन लाई नहीं करती वो कहाँ लाई करेगी, वो जनरल जर्नल्स में लाई कर रही होती है। जो फिफ्थ कैटेगरी आपकी कहलाती है जनरल जर्नल्स कहलाती है। ठीक हो गया। ये 5 किस्म के नॉर्मली जो है जर्नल्स होते हैं जिनमें आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफाइंग कर रहे होते हैं। तो यही पढ़ा था हमने, आपको याद होगा तो अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास लेजर होते हैं, लेजर अकाउंट होता है हमारे पास, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा क्या होता है। अब वैसे मैं आप लोगों की जनरल आइडिया दे देता हूँ। लेजर्स क्या होता है, लेजर ये सब स्पेशल किस्म के अकाउंट्स होते हैं जिसमें कोई एक किसी भी एक चीज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, किसी एक पार्टी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम एक अकाउंट बना लेते हैं उसका। मिसाल के तौर पर मैंने अब एक चीज ली असद से, ठीक हो गया, असद से मेरे कारोबारी डीलिंग्स होती हैं पूरे साल में, बहुत ज्यादा डीलिंग्स होती हैं, मेरी 50 डीलिंग्स हो जाती हैं, 200 300 डीलिंग्स हो जाती हैं। अब मैं जो क्या करता हूँ, असद का ही एक अकाउंट बना लेता हूँ। उस अकाउंट में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ असद से जो मेरी लेन देन होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, वही सिर्फ उसमें मैं जो है असद अकाउंट्स में ही लिखूंगा। ठीक हो गया। अकाउंट्स क्या होता है वो आगे चल के मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो क्या हो गया, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग लिख रहे होते हैं। कोई एचबीएल बैंक से हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, एचबीएल अकाउंट बना लेंगे हम, कि उसी अकाउंट में सारी चीजें हम इंटर करेंगे एचबीएल के हवाले से। फिर हम क्या करते हैं, समराइजिंग कर रहे होते हैं, लेजर्स बना लेते हैं। लेजर्स बनाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, समराइजिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। समराइजिंग हम किस तरह करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होता है, ट्रायल बैलेंस में एक स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है, इस स्टेटमेंट का सिर्फ मकसद यही होता है, ट्रायल बैलेंस एक समरी, एक किस्म की समरी स्टेटमेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी हमारे डेबिट्स होते हैं, जितने भी हमारी डेबिट्स ट्रांजेक्शन होती हैं वो, और इस जितनी भी हमारी क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं वो एक 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 स्टेटमेंट में हम शो कर रहे होते हैं, एक पेज पे शो कर रहे होते हैं, कि जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है, जाहिर है नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स भी होंगे। मैंने पहले लेक्चर आप लोगों के साथ एक शेयर किया था, वो इसलिए किया था ताकि आप लोगों को जनरल हाउ नो हो जाए थोड़ा सा। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पता भी होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। जाहिर है एक चीज जब इंसान खुद पढ़ रहा होता है ना, तो उसे बहुत कम समझ आ रही होती है चीज। जब एक वो कहीं से जो है वो गाइडेंस ले रहा होता है, कहीं से कोई किसी से वो क्या कर रहा होता है, सजेशंस ले रहा होता है, डिक्टेटेशन ले रहा होता है, तो उसे सही तरह चीज क्या आती है, समझ आ रही होती है। अच्छा, तो समराइजिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसे हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। इंटरप्रेट क्या किस तरह कर रहे होते हैं, बाइफरकेटिंग कर रहे होते हैं। उसमें हम क्या बना रहे होते हैं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। हमने पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट होती है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। हमने पढ़ा था हमारे पास रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट होती है। हमने पढ़ा था बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है। हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। और हमने ये भी पढ़ा था नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है, जिसे नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं। बस वो एक नोट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट की उसमें कोई चीज़ अगर आई है तो वो क्यों आई है, किस तरह आई है, इनकम स्टेटमेंट में आई है तो वो चीज़ क्यों आई है। ठीक हो गया। तो ये एक पूरा एक डायग्राम है जो आपको बताता है कि अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है। अकाउंटिंग क्या है, ये एक आप जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है, दिस इज द होल अकाउंटिंग। ये टोटल आपकी अकाउंटिंग यही है। आपकी अकाउंटिंग में कुछ भी ट्रांज़ैक्शन होगी, कुछ भी प्रोसेस होगा, कुछ भी कंसेप्ट होगा, सिर्फ़ इस तस्वीर के अंदर ही घूमेगा वो, इस तस्वीर से बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग कोई अकाउंटिंग इज़ नॉट ए बिग डील। अकाउंटिंग कोई जो है हाई-फाई चीज़ नहीं है, छोटा-सा कंसेप्ट है जिसे हम इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे इन लेक्चर्स में। तो ठीक हो गया। तो ये क्या था, ये आपकी अकाउंटिंग जो है उसकी डेफिनिशन को मैंने यहाँ पर समराइज़ कर दिया कि डेफिनिशन वो क्या कहती है वो। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक हो गया। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग? आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, ठीक है? आप लोगों को बेहतर पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, उससे आप लोगों को पता चलेगा अकाउंटिंग क्या होती है। इसके स्कोप में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में बाद में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या थी? हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, वो हमें बताती है कि हमने रुपया पैसा कहाँ से लेना है और उसको किस तरह अच्छी तरह हमने यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है। मतलब कि फंड को आपने प्रोक्यूट किस तरह करना है और उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है, वो फाइनेंस था। ठीक हो गया? वो क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। अकाउंट्स क्या है? अकाउंटिंग क्या है?
अकाउंटिंग हमने अभी पढ़ा, अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। ठीक हो गया? उनको समराइज करने का नाम है, उनको क्लासिफाई करने का नाम है, ये अकाउंटिंग होता है। ठीक हो गया? बेसिक डिफरेंस तो इसमें क्या हो गया। अकाउंट फाइनेंस क्या करता है? फाइनेंस आपको बताता है कि रुपया पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा। अकाउंटिंग आपको बताता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया? अब अकाउंटिंग में बात क्या आती है? बात आती है रिकॉर्डिंग की, कि रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस चीज को किया जाता है? जो गुजर चुका हो, जो इवेंट्स गुजर चुका हो उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सही है ना? तो अकाउंटिंग का ताल्लुक किस चीज से है? अकाउंटिंग का ताल्लुक हिस्टोरिकल डेटा से है, पास्ट डेटा से है। लेकिन फाइनेंस का ताल्लुक किसके साथ है? फाइनेंस का ताल्लुक पास्ट से भी है, प्रेजेंट से भी है, और फ्यूचर से भी है। क्योंकि फाइनेंस में हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पिछले पहले कारोबार हमारा ये किस तरह चलता हुआ आया है, पास्ट को देखते हैं। फिर आज देखते हैं कि आज हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर में ये कारोबार हमें कितना मुनाफा देगा। तो क्या है? फाइनेंस का ताल्लुक किससे है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से है। और अकाउंटिंग का ताल्लुक सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा से है। ठीक हो गया? और फाइनेंस क्या करता है? लीड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उसके साथ ताल्लुक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक हो गया? और अकाउंटिंग का ताल्लुक किससे होता है? मॉनेटरी टर्म्स को एक्सप्रेस करने से, उनको रिकॉर्ड करने से होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाइंग की जाती है, समराइजिंग की जाती है ट्रांजेक्शन की। ठीक हो गया? और आपका फाइनेंस मोस्टली किस पे डिपेंड कर रहा होता है? फ्यूचरिस्टिक पे आपका ये जो है फोकस कर रहा होता है कि फ्यूचर आपका क्या होगा, फ्यूचर में किस चीज़ की नीड होगी, फ्यूचर में कितनी नीड होगी, फ्यूचर में कितना क्या कितना हमारा कारोबार ग्रो करेगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या करती है? वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर रही होती है। ठीक हो गया? मतलब ये इसका फोकस क्या होता है? आपके फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक हो गया? तो ये बेसिक जो है डिफरेंस है आपकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो इससे आप अच्छा भी लिख सकते हैं। आप डिफरेंट बुक्स में भी देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी ये मिक्स एंड मूव्स की बुक है अकाउंटिंग की। तो वो आप लाजमी, मैं आपके लोगों के साथ इंशाल्लाह वो शेयर कर लूँगा अकाउंटिंग की बुक मिक्स एंड मिक्स की। वहाँ से भी आप ये चीज़ें देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और बाकी कुछ बुक्स हैं, काफ़ी सारी अकाउंटिंग की बुक्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, यहाँ से फ्री मिल जाती हैं आपकी गूगल से। वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर लेंगे, और बेस्ट बेस्ट मटेरियल आप इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में। अब चलते हैं हम अकाउंट की तरफ। अकाउंटिंग तो हमने पढ़ लिया कि ये अकाउंटिंग होती क्या है, ये चीज़ होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। अब अकाउंट क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। अकाउंटिंग में अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग में अकाउंट एक डिवाइस होती है, एक छोटी मिनी बुक कह लें आप उसे, एक छोटा पेज कह लें आप उसे, एक छोटा आपका आप जो है, आप क्या कह लें, टेबल कह लें एक छोटा। ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। इसका एक खास एक डायग्राम होती है, इसका खास एक फॉर्मेट होता है, जो अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं, जो हमें प्रोवाइड करती हैं कि आप ये जो है डेटा इस्तेमाल करें या जो फॉर्मेट इस्तेमाल करें। तो अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट इज ए डिवाइस टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया? आप समझ लें कि ये मिनी बुक है आपकी, जिसमें आप करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक मिनी डिवाइस या एक मिनी बुक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया? देयर आर वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर ईच एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? अब ये एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये आपने जो लेक्चर मैंने आप लोगों को पहले दिया था उसमें पढ़ा होगा। आज फिर मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा यहाँ पे। तो एसेट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनाया जाता है। हर एक जो एंटिटी के लिए, हर एक आइटम्स के लिए एक अलग से अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस खास एंटिटी के ऊपर लिखी जाती हैं, खास आइटम्स जो है उसके उसी के अकाउंट में लिखी जाती हैं। ठीक हो गया? अकाउंट्स की दो साइड होती हैं।
लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक हो गया? यहाँ पे फिलहाल आप ये पढ़ेंगे। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक डिवाइस होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, हर एक आइटम्स के लिए आप अलग अकाउंट बनाएंगे। मतलब कि क्या हो गया कि आप जो है आपने कोई एसेट्स परचेज की है, आपने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी के लिए आप अलग से एक अकाउंट बनाएंगे। आपने क्या किया है, आप कैश किसी से लेन देन कर रहे हैं, कैश का डायरेक्टली किसी को कैश दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो कैश के लिए आप क्या करेंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे। आप जुनेद से कैश ले रहे हैं, जुनेद से या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो जुनेद का अलग से अकाउंट बनाएंगे। आप इसी तरह किसी और जो है पर्सन से आप लेन देन करते हैं, उसका अकाउंट अलग बनाएंगे। आपने एक व्हीकल परचेज की थी कारोबार इस्तेमाल के लिए, तो वो आपकी जो व्हीकल है उसके नाम से आप अलग एक अकाउंट बनाएंगे। तो क्या है कि हर एक आइटम्स के लिए अलग अकाउंट बनता है। तो अकाउंट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक हो गया? जिसको हम देख भी लेते हैं अकाउंट किस किस्म का होता है। ये अकाउंट का एक फॉर्मेट है। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये हमारी क्या है, राइट साइड है। ये अकाउंट होता है। ठीक हो गया? ये पार्टिकुलर्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने फर्ज करें, ये एक जो है कैश अकाउंट है आपका। फर्ज करते हैं हम, ये क्या है हमारा, कैश अकाउंट है। अब हमने क्या किया, किसी को, अब इसमें लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। अगर किसी को मैंने कैश दिया, फर्ज करें मैंने कैश दे दिया जाहिद को, कि मैंने कैश दे दिया 50,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि किसको मैंने कैश दिया या किस वजह से ये 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक हो गया? कि किसी से मैंने 50,000 रुपये लिए तो वो किससे लिए हैं, तो उसकी डिटेल लिखूंगा। यहाँ पे अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो वो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मैंने जो है 2,000 रुपये खर्च करके किसी को दिए, और वो मैंने किसको दिए और किस वजह से दिए, या हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई, किस वजह से हैपेंड हुई। तो पार्टिकुलर्स में वो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। पार्टिकुलर्स लाइक एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन होती है आपकी, शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन होती है 2 लाइनों की, जिसमें आपको याद रह सके कि आपने ये ट्रांजेक्शन जो कंडक्ट की थी ये क्यों की थी और किस वजह से की। ठीक हो गया? अब राइट साइड पे ट्रांजेक्शन कब आएगी और लेफ्ट साइड पे इसकी ट्रांजेक्शन कब आएगी, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कब आप राइट साइड पे लिखेंगे, कब आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो इन चीज़ों को हम आगे जाके पढ़ लेंगे। फिलहाल आपने क्या पढ़ा, आपने अकाउंट के बारे में पढ़ा कि अकाउंट एक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक मिनी बुक होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिख रहे होते हैं, और हर एक एक आइटम्स के लिए अलग से क्या बनाते हैं हम, ये अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक हो गया? अब अब मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था, ये अगर आपको मैं दोबारा से दिखा सकूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लेफ्ट अकाउंट की एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। ठीक हो गया? अब आप बात को बात पढ़ते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, खासतौर पर नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। या मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते थे, जब वो जैसे ही जो है इंटर होते थे ना बिजनेस स्टडीज में, और वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है या कॉलेजेस में सिर्फ एक चीज़, काफ़ी क्लास होती है 50-50 60-60 स्टूडेंट्स की, तो बस चीज़ बता दी जाती है कि किसी से लिया तो डेबिट, किसी को दिया तो क्रेडिट। बस यही चीज़ हम रटा लगाए रखते थे, किसी से कुछ आया तो डेबिट, किसी से कोई चीज़ बाहर गई तो क्रेडिट। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। इसकी भी खास रीजंस होती हैं, डेबिट क्रेडिट क्या चीज़ होती है, वो यहाँ पर मैं आप इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूंगा। अब दो साइड अकाउंट की होती है, एक जो है लेफ्ट साइड होती है और दूसरी साइड कौन सी होती है, राइट साइड होती है। अब जो इस अकाउंट की जो हमारी जो है इसकी जो लेफ्ट साइड होती है हमारे पास किसी भी अकाउंट की, वो हमारी साइड क्या कहलाती है, वो डेबिट साइड कहलाती है। लेफ्ट साइड हमारी अकाउंट की क्या कहलाती है, डेबिट साइड कहलाती है। और जो भी अकाउंट हमारी जो है लेफ्ट साइड पे जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक हो गया? तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि डेबिट क्या होता है, डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक हो गया? अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहलाती है, वो आपकी डेबिट कहलाती है। अमाउंट्स रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट आर कॉल्ड डेबिट्स। तो आप लेफ्ट साइड पे जो भी अमाउंट लिखेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी डेबिट अमाउंट्स कहलाएंगी। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ इन अकाउंट। कोई भी ट्रांजेक्शन जब राइट साइड पे लिखी जाती है, अकाउंट के राइट साइड पे जो भी ट्रांजेक्शन आएगी, जो भी कैश आएगा वो क्या कहलाती है, वो क्रेडिट कहलाता है। ठीक हो गया? डेबिट क्या होता है, अकाउंट की डेबिट साइड। ये बड़ा सवाल पूछा जाता है फिर इंटरव्यूज में बार बार
ज़ाहिर है आप तो काफ़ी स्टूडेंट नॉन बिज़नेस हैं, आप लोगों से भी हो सकता है ये सवाल पूछा जाए। एफपीएससी में तो मोस्टली ये सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट? डिफाइन करें डेबिट एंड क्रेडिट को। बच्चे नहीं डिफाइन कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वो कांसेप्ट नहीं ना होते। वहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं रिसीवर दैट इज़ द डेबिट एंड गिवर इज़ द क्रेडिट। तो या ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ इस्तेमाल होती है कारोबार में। तो वो इस तरह के सवाल से मतलब कि वो घबरा जाते हैं। देख सुनने में बड़ा आसान होता है डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, बड़ा आसान है, लेकिन एक्सप्लेन करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़। क्योंकि ज़ाहिर है कांसेप्ट में होती है ये चीज़। डेबिट क्या होता है, किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो डेबिट साइड कहलाती है और जो भी ट्रांज़ैक्शन अकाउंट की लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, वो डेबिट ट्रांज़ैक्शन कहलाती है। और जो है राइट साइड जो है अकाउंट की, वो क्रेडिट कहलाती है और जो कोई भी ट्रांज़ैक्शन राइट साइड के अकाउंट पे लिखी जाएगी, वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन कहलाएगी। तो ये हमारा अकाउंट हमने पढ़ा था, तो ये कौन-सी हमारी लेफ्ट साइड है और इस लेफ्ट साइड पे जो भी ट्रांज़ैक्शन होंगी वो क्या कहलाएँगी? डेबिट कहलाएँगी। और ये हमारी राइट साइड है और राइट साइड पे जो भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी वो हमारी क्या कहलाएँगी? क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन कहलाएँगी। ठीक हो गया? अब ट्रांज़ैक्शन कब क्रेडिट होगी और कब डेबिट होगी? हमारे बेसिक जो अकाउंट्स हैं, वो 6 किस्म के होते हैं हमारे बेसिक अकाउंट्स, अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के 6 अकाउंट्स हैं सिर्फ़। कहीं भी दुनिया में चले जाएँ, अकाउंटिंग के सिर्फ़ 6 वर्ड्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 आपके क्या हैं, आइटम्स हैं। उन 6 आइटम्स को आप याद कर लें, उनको समझ लें। आपसे कोई भी ट्रांज़ैक्शन पूछ ले, आपसे कोई भी चीज़ कोई पूछ ले कि ये फलाँ चीज़ बता दो कि ये डेबिट होगी या अकाउंट में क्रेडिट होगी। आप बिल्कुल 100% श्योर बता सकते हैं उस चीज़ को। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। जो आपको बताएँगे कि इस जो आपका अकाउंट है इसमें डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, कोई भी चीज़, ठीक हो गया? जो आपको ये चीज़ बताएगी। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि अकाउंट होता है, अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन लिखी जाती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। डेबिट बैलेंस मैं आपको लोगों को पहले बता चुका हूँ। डेबिट बैलेंस क्या होता है? अब ज़ाहिर है हर अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंस होगा। हर अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंस होगा, वो बैलेंस किस तरह की किस्म का होगा? वो इस किस्म का होगा कि फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर क्या था बैलेंस ₹400 थे, ठीक है? जो डेबिट साइड थी और क्रेडिट साइड जो थी वो फ़र्ज़ करें 500 थी। अब ये क्रेडिट साइड 100 ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो ये क्या आ गया यहाँ पर ₹100 हम लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अकाउंट जो है उसके बैलेंस को हमेशा जो है बैलेंस किया जाता है। उसके अकाउंट्स को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। अब जो जो साइड कम हो अकाउंट की, उस साइड में जो इतनी अमाउंट से वो कम हो, वो लिख दी जाती है और वो क्या कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर क्या था? क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड कम थी। अब इसमें क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। मतलब क्या है कि क्रेडिट बैलेंस थोड़ा-सा ज़्यादा बच गया है कि 400 से -500 अगर हम निकाल दें, तो माइनस में 400 से 500 अगर हम निकाल दें, तो ₹100 माइनस का बचता है, तो मतलब कि क्रेडिट साइड का बैलेंस बचता है ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे क्रेडिट बैलेंस है हमारा। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता क्रेडिट साइड से, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो बैलेंस है अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस है। ठीक हो गया? यही चीज़ आगे आप लोग जो है पढ़ लें थोड़ा-सा, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाए। तो एवरी अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस और ए क्रेडिट बैलेंस। कोई भी अकाउंट है उसमें 2 किस्म के ही बैलेंस पाए जाएँगे, या तो वो डेबिट बैलेंस होंगे या वो क्रेडिट बैलेंस होंगे। डेबिट बैलेंस कब होगा, क्रेडिट बैलेंस क्या कब होगा, मैंने आप लोगों को हल्का-सा टच तो दे दिया लेकिन मज़ीद पढ़ लें कि एन अकाउंट हैज़ ए डेबिट बैलेंस व्हेन द टोटल डेबिट साइड इज़ मोर देन द टोटल क्रेडिट साइड। किसी भी अकाउंट की अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो, तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस अकाउंट कहलाएगा। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर रमज़ान जो है वो काशिफ़ को कोई एक रमज़ान का बैलेंस है और एक काशिफ़ का बैलेंस है। अब जो रमज़ान था उसका जो डेबिट साइड थी रमज़ान पे अकाउंट की डेबिट साइड थी वो ₹100 थी और क्रेडिट साइड ये थी वो ₹80 थी, तो ₹20 ज़ाहिर है अब डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। रमज़ान क्या कहलाएगा? रमज़ान इज़ डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया? रमज़ान का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। अब ये कुछ चीज़ें ये 2 चीज़ें हैं, ये फ़िलहाल आप यहाँ छोड़ दें।
कि ये मैंने आप लोगों को आगे जाके समझानी है, फिर आप लोग ये खुद देख लेंगे। ये चीज़ जब मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग जब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, तो फिर ये चीज़ आप यहाँ से आके देखेंगे, इन 2 लाइनों को खुद समझेंगे कि ये क्या लिखी हुई है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया? तो ये तो था डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? अगर when the total credit side is more than the total debit side, it is known as क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी हो तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे भी ये 2 लाइनें मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर। जब आज का टॉपिक हम आज का लेक्चर क्लियर पढ़ लेंगे पूरा, तो ये आप खुद बाद में पढ़ने के बाद तो खुद यहाँ से इन 2-3 लाइनों को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लोगों को समझ आती भी है कि या नहीं, या आप लोगों को लेक्चर समझ आया या नहीं आया। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या जिन्हें हम पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, कि अकाउंटिंग के जो पिलर्स हैं, या अकाउंटिंग पूरी जो है जिन 5 जो है आइटम्स के ऊपर या 5 अकाउंट्स के ऊपर घूम रही होती है, वो कौन कौन से हैं? वो कौन से हैं? वो एसेट्स हैं, वो लायबिलिटीज हैं, वो ऑनर इक्विटीज हैं, वो रेवेन्यूज हैं, और वो एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक हो गया? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग 5 किस्म के होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटीज, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये इनको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। ठीक हो गया? तो इनको बारी बारी हम पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं। एसेट्स क्या होता है? अब मैं ये चीजें वैसे हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, तो हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हमने पढ़ी थी, इन चीजों को हमने हल्का हल्का वहां पर पढ़ा था। आप लोगों को मैंने बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं। बैलेंस शीट में 3 चीजें आती हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आते हैं। एक्चुअली वो होते क्या है, वो आज हम पढ़ रहे हैं। वैसे हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स An asset is a resource with economic value that individual, corporation, or a country owns or control with the expectation that it will provide a future benefit। ठीक हो गया? एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें क्या होती है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो कोई भी कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल या कंट्री अपने पास रखता है या कंट्रोल करता है, ताकि वो क्या कर सके, फ्यूचर में उनसे फायदा हासिल कर सके। ठीक हो गया? तो सिंपली सिंपली हम ये कहेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम फ्यूचर में बेनिफिट्स लेते हैं, वो एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स अब किस किस्म के होते हैं? एसेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ा था कि एसेट्स करंट एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स फिक्स एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स ऑपरेटिंग एसेट्स भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी होते हैं। ठीक हो गया? तो करंट एसेट्स कौन-कौन से होते हैं? करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स जिन्हें कह रहे होते हैं। ऐसे एसेट्स जो हमारे रोज़मर्रा के जो कारोबार की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक हो गया? ऐसे असासाजात, ऐसे एसेट्स जो हमारे रोज़मर्रा की डेली ऑपरेशन को चलाने में मदद करते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। या ऐसे एसेट्स जो 1 साल से पहले-पहले कंज़्यूम हो जाएँ, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ये जिन्हें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स कह रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे असासाजात होते हैं जो क्या करते हैं, कारोबार में 1 साल से ज़्यादा तक चलते हैं, कारोबार को 1 साल से ज़्यादा तक फ़ायदा दे रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स 1 साल से कम अर्सा तक फ़ायदा देते हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या करते हैं, या फिक्स एसेट्स क्या करते हैं, जो 1 अर्सा से ज़्यादा तक हमें क्या करते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं। ठीक हो गया? अब फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक है? उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कर्ज़ एसेट्स को आप जब मर्ज़ी चाहे, जब आपको दिल करे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स कौन-कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी मशीनरी है, वो टेंजिबल एसेट्स है, छू सकते हैं। हालाँकि मशीनरी आपके फिक्स एसेट्स भी है, क्योंकि उसका फ़ायदा आपका कारोबार जो है 1 साल से ज़्यादा अर्सा तक लेता है। इसके अलावा क्या है, ये आपका टेंजिबल एसेट्स भी है। ये फिर मशीनरी आपका टेंजिबल एसेट्स भी है, फिक्स एसेट्स भी है। ठीक हो गया? अब इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल है आपकी, आपके पेटेंट्स हैं, आपके कॉपीराइट्स हैं, ये भी आपके असासजात कहलाते हैं, इन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, आपको इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख नहीं सकते।
अब ज़ाहिर है गुडविल क्या होती है? गुडविल आपकी क्या होती है? कारोबार की रेपुटेशन होती है आपकी। जब आपने एक कारोबार चलाया है, काफ़ी अच्छा कारोबार चलाया है, तो उसकी एक अहमियत बन जाती है। जैसे क्या है, बोरजान है, ठीक है? आपकी टोयोटा है, आपकी सुजुकी है। तो अब ये ज़ाहिर है काफ़ी अच्छे से कारोबार कर रहे हैं, इनकी एक पहचान बन गई है मार्केट में। लोग जो है इनकी चीज़ परचेज़ कर लेते हैं बगैर देखे हुए, बगैर देखे इनकी चीज़ के ऊपर रिलाय करते हैं, इनका नाम है, ये अपने नाम की वजह से भी मुनाफ़ा कमा रहे हैं। आज ये कोई भी चीज़ खराब बना दें ना, वो चीज़ बड़ी सेल आउट हो गई, क्योंकि लोगों को पता है कि यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी चलती है। बोरजान का शूज़ है, आपको जो है हश पपीज़ हैं, तो ये जो इसके अलावा स्टाइलो हैं, इनके ब्रांड है। अगर ये चीज़ कोई अच्छी हो या ना हो, तो लेकिन जिसने पहनी हुई हो तो वो जो है, हम बाज़ चीज़ों को इसलिए भी ले लेते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि हम भी ये चीज़ अच्छी चीज़ बोरजान के शूज़ पहनते हैं। बाज़ इसलिए भी चीज़ें ले लेते हैं, तो इनका नाम बिकता है। इनकी चीज़ अच्छी हो या ना हो, क्या है कि लोग इन्हें परचेज़ करते हैं। अच्छा, तो गुडविल की बात हो रही थी। तो गुडविल क्या है? रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन की वजह से भी कारोबार क्या करते हैं, मुनाफ़ा कमाते हैं। तो रेपुटेशन जो है, वो सालों सदियों तक चलती रहती है। ये जो आपकी निशात हैं, खादियाँ हैं, इनके बेशक जो है फैब्रिक्स अच्छे हों या ना हों, लोग परचेज़ करते हैं, लोगों को एतमाद है, तो वो क्या है, नाम चल रहा है उनका। तो ये ऐसे एसेट्स जिन्हें हम छू ना सकें, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग एसेट्स वही हमारे करंट एसेट्स ही होते हैं नॉर्मली ये, जो हमारे डेली ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं डेली जो कारोबार के ऑपरेशंस हैं उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। ठीक हो गया? तो ये कुछ एसेट्स की जो है टाइप्स हैं। तो अब जो है इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं। करंट एसेट्स में क्या आता है? इन्वेंटरीज़ आती हैं। इन्वेंटरीज़ मतलब कि जो आपका स्टॉक होता है। इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया था। कुछ ऐसे अखराजात, कुछ खर्चा जो आप पहले से कर देते हैं, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कह रहे होते हैं। हो सकता है कि आपके पेपर में वो कुछ टर्मिनोलॉजी दे दे, वो आपसे पूछ ले कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में इनके एग्जांपल्स दें। 5 नंबर का दे सकता है। वो आपसे पूछ लेता है इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के ऊपर नोट लिखें। 5 नंबर का हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर है डिस्क्रिप्टिव है, कुछ पता तो नहीं है शायद कैसा एग्जामिनर हो पेपर बनाने वाला। बिल रिसीवेबल्स वगैरह हो गए, ये आपके करंट एसेट्स हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स या जिन्हें हम फिक्स एसेट्स कह रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी है आपकी, फिक्स एसेट्स है, प्लांट है, फिक्स एसेट्स है, इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट्स है, पेटेंट्स हैं, फिक्स एसेट्स है, आपके ट्रेडमार्क्स वगैरह हैं, ये फिक्स एसेट्स हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं। ठीक हो गया? ज़रूरी नहीं होता कि फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल ना हो, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हो सकते हैं। करंट एसेट्स आपके जो हैं वो टेंजिबल हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। अच्छा, टेंजिबल जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ट्रक है, इन सब को आप छू सकते हैं। इसलिए ये हमारे क्या हैं? टेंजिबल एसेट्स हैं। इसके अलावा ये जो है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स में जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ब्रांड है, ये सारी क्या है? ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ऑपरेटिंग जो एसेट्स हैं हमारे, कैश है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, रिसीवेबल्स हैं। इनको क्यों ऑपरेटिंग एसेट्स कहा गया है? क्योंकि ये हमारे डेली ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नॉन ऑपरेशन एसेट्स कौन से होते हैं? जिन्हें जो हमारी रूटीन के ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं, वो गुडविल है, वो पेटेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं। ये हमारे ऑपरेशंस में तो इस्तेमाल नहीं होता है। गुडविल है, उसका क्या काम है ऑपरेशंस में? ये तो इस्तेमाल ही नहीं होती हमारे कारोबार के ऑपरेशंस में। ये तो बस एक आपकी कारोबार की लॉयल्टी होती है, रेपुटेशन होती है, जो आपको अर्निंग दे रही होती है। पेटेंट है, ये आपके कारोबार में कभी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता पेटेंट, लेकिन इसकी वजह से हम मुनाफा कमा रहे होते हैं, ये हमारा एसेट ज़रूर होता है। इन्वेस्टमेंट है हमारी, हमने बैंक में पैसे लगा कहीं पे जमा कर दिए हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। हमने कोई सर्टिफिकेट परचेज कर लिए इंश्योरेंस के, वो हमारे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन वो कारोबार में डेली रूटीन जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये कुछ टाइप्स हैं जिन्हें आप देख लेंगे अपनी कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। इसके अलावा सेकंड एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या सेकंड पिलर ऑफ लायबिलिटीज जिसे जो है वो हमारी लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज जिन्हें हम नॉर्मली डेट्स कहते हैं। ठीक हो गया? इसके बारे में मैंने बताया था, डेट्स क्या होते हैं? ये वो अमाउंट होती है
ये वो कैटेगरी होती है या वो कोई चीज जो आपने कंपनी ने जो पे करनी होती है या आपने किसी दूसरे को देनी होती है जिससे आपने उधार ली होती है, उन्हें हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ऑल डेट्स दैट ए कंपनी हैज येट टू पे आर रेफर्ड एज ए लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। कंपनी के वो सारे कर्जा जार डेट्स जो कंपनी ने अभी पे करने हैं वो क्या कराती हैं, लाइबिलिटीज कहलाती हैं। लाइबिलिटीज हमारी जो है नॉर्मली दो किस्म की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। नॉन करंट या लॉन्ग टर्म एक बात होती है। तो करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो हमने एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारी जो है वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हमारी एक साल से ज्यादा अरसे तक चलती है। जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, वो हमारे लॉन्ग टर्म है। और अकाउंट पेएबल हो गए हमारे, तो ये या बैंक क्रेडिटर्स हो गए या शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है, एनी लाइबिलिटी पेबल आफ्टर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, एक साल के बाद जो पे की जाए वो लॉन्ग टर्म कहलाती हैं, जिनमें कैपिटल ओनर्स कैपिटल हो गया, बैंक लोन फॉर मोर देन 1 ईयर हो गया। करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो हमने जो है एनी लाइबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर पे की जाती हैं, और जो हमारी डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज कह रहे होते हैं। जिन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, पेएबल होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स वगैरह हमारे होते हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये दो किस्म की लाइबिलिटीज जो है वो हमारी होती हैं। तो इसके बाद जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं। कोई आपसे पेपर में पूछ, इंटरव्यू में पूछ ले, या वो आपसे एग्जांपल पूछ ले कि आप लाइबिलिटीज के जो है करंट और लॉन्ग टर्म की एग्जांपल्स भी दें, तो वो आप वो पता होनी चाहिए। नोट्स पेबल जो होते हैं, किसी से हम पैसे ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स लिख देते हैं, तो वो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। सेल्स टैक्स पेबल होता है, सेल टैक्स ज़ाहिर है हर साल पे करना होता है, इसलिए ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है या करंट लायबिलिटीज होती हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू ऐसा होता है कि जो रेवेन्यू आप पहले से ले लेते हैं लेकिन अभी आपने काम कमाया नहीं है, अभी काम नहीं किया, जैसे आप एडवांस ले लेते हैं किसी से। ये मिसाल तो होता है, आप मिस्त्री हैं, तो आपने कहीं पे काम करना है, आपने मजदूरी एडवांस में ले लिए, तो वो आपका जो है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू, अभी तक आपने काम नहीं किया, कमाया नहीं, लेकिन आपने एडवांस में ले लिया, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट जो है मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, बाद बात क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो होते हैं आपने 10 साल में पे करने हैं। जैसे हमारा कामयाब नौजवान प्रोग्राम था, वो 10-10 20-20 लाख रुपए तो मिल गए, या ये जो हाउसिंग स्कीम चली थी 20-20 लाख मिल गए। अब 20 लाख क्या है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, 20 साल तक 10 साल तक चलनी है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो हमने इस साल भी पे करना होता है, हर साल या हर महीने पे करना होता है। उस एक साल में करंट ईयर में उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का जो हिस्सा हम पे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटीज में आता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं, कंपनीज जो कॉर्पोरेशन होती हैं वो बॉन्ड इशू कर रही होती हैं ताकि जो है फंड जनरेट कर सकें मुख्तलिफ लोगों के से, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं। अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड्स इशूज हो गया, अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड रिटायरमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, पेंशन फंड्स वगैरह हो गए हमारे। इसके अलावा बैंक लोन्स हो गए जो मोर देन 1 ईयर होते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो है डिबेंचर्स वगैरह हो गए, वो भी हमारे जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा थर्ड पिलर हमारा जो अकाउंटिंग है वो एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस क्या क्या होता है, अब एक्सपेंस एक्चुअली बज़ाहिर खुद कुछ नहीं होता। ये एक्सपेंस क्या होता है, हमारे एसेट्स का एक्सपायर्ड जो एक्सपायर्ड पोर्शन जो होता है वो हमारा एक्सपेंस कहला रहा होता है। जो भी हमारे एसेट्स हैं उसका जो हिस्सा एक्सपायर हो चुका है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। ये कि एक्चुअली खर्चा होता है हमारा। ठीक हो गया। Expense is expense is a cost that a business incur in running their operation.
कारोबार जो है अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए जो अखराजात करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कॉस्ट बेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस कह रहे होते हैं। एक्सपेंस मिसाल के तौर पे वेजेस पे किए आपने कारोबार को चलाने के लिए, वो एक्सपेंस है। सैलरीज पे किए एक्सपेंसेस है। रेंट पे किया है, डेप्रिसिएशन हुई है आपकी किसी भी चीज की, वो आपका क्या है, सारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉर्मली दो किस्म के होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस होता है आपका, और फिक्स्ड जो है एक्सपेंस होता है आपका। तो तीसरा मिक्स एक्सपेंस भी होता है आपका। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है जो मंथ टू मंथ या डे टू डे जो चेंज होता रहता है, जो है जो सीक्वेंस में होमोजीनियस नहीं होता, सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, गैस का बिल है, वो ज़ाहिर हर महीने चेंज आता है, तो वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। ग्रॉसरीज आप कोई परचेज करते हैं, वो भी ज़ाहिर फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। क्लॉथिंग आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, ठीक हो गया। जो वेजेस आप पे कर रहे होते हैं वो आपका क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस है। आपकी जो मटेरियल यूज कर रहे होते हैं वो भी वेरिएबल एक्सपेंस है, कभी ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली, कभी कम प्रोडक्शन कर ली। फिक्स एक्सपेंस क्या है, ऐसा एक्सपेंस जो महीने टू महीने, डे टू डे सेम रहता है। जैसे रेंट है, आपने फैक्ट्री ले ली, घर ले लिया, फिक्स्ड रेंट आप देंगे हर महीने, ठीक हो गया। केबल बिल हो गया, कार पेमेंट हो गई, आपकी इंस्टॉलमेंट की होगी, वो सारे आपके फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं। तो इसके जो है, अब यहाँ पर एक और टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर। इसमें क्या फ़र्क है, पहले भी शायद हमने इस पर कुछ डिस्कशन की थी पहले अर्ली लेक्चर्स में। एक्सपेंस क्या होता है, ये वो कास्ट की जाती है, वो कास्ट होती है जो रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए जो बेयर की जाती है, ठीक हो गया। एक्सपेंसेस का मकसद क्या होता है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना, ठीक हो गया, और ये शॉर्ट टर्म होता है। एक्सपेंडिचर क्या है, ये कॉस्ट कोई जो है बेयर की जाती है या इनकर की जाती है कोई एसेट्स परचेज करने के लिए, ठीक हो गया। कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कोई भी हमने रेवेन्यू कमाना है कारोबार में, तो उसके लिए जो है हमने कोई भी पैसे कॉस्ट बेयर करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। फोर्थ पिलर जो है वो हमारा रेवेन्यू है, जिसे हम सेल्स भी कहते हैं या जिसे हम इनकम भी कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एनी मनी अर्नड बाय द बिजनेस, कोई भी जो है मनी है जो कारोबार कमाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। बात बात इसी को हम सेल कह रहे होते हैं, इसी को हम इनकम कह रहे होते हैं। अब दो किस्म के होते हैं रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कौन से होते हैं, रेवेन्यूज यू रिसीव्ड फ्रॉम योर बिजनेस मेन एक्टिविटी, जो आपका जो कारोबार का असल मकसद है ना, कारोबार चलाने का, अर्निंग कमाने का, उससे जो असल अर्निंग हो रही होती है उन्हें हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू कह रहे होते हैं, जो आपकी ऑपरेशन से आ रही होती है। नॉन ऑपरेटिंग है कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उससे हट के कोई इनकम आपको मिल रही है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होती है आपकी। मिसाल के तौर पर आप क्या, आपका कारोबार है, आपका कारोबार क्या है, आप शूज जो है वो सेल आउट करते हैं, या आप जो है ग्रासरी की शॉप है आपकी, सुपर मार्केट है आपकी, वहां से आप जो अर्निंग कमा रहे हैं, चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। अब बात क्या होता है, आपको कोई इनाम निकल आता है, आपने कोई चीज़ परचेज की, परचेज करने के बाद उसमें से कोई जो है आपकी किसी टपाल थानेदार या लिफ्टन वालों की तरफ से कोई ऑफर थी, आपको कोई इनाम निकल आया और वो हैवी अमाउंट थी, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग है, तो वो आपके ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, वो तो वैसे आपको मिल गया है एडिशनली, तो ठीक हो गया। तो ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं आपके। इनकम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, फीस फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश डिस्काउंट, रेंट रिसीव्ड, गेन फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है इनकम रेवेन्यूज हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है मैं और आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ। ये चार किस्म की टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंसेस। या कहीं ना कहीं पे आप जरूर सुनेंगे ये टर्म। तो क्या होता है अक्रूड या अक्रूअल रेवेन्यू, क्या होती है, ये ऐसी रेवेन्यू होती है जो रिकॉग्नाइज तो हो जाती है पहले, लेकिन क्या है, कैश जिसको बाद में मिलता है। अक्रूअल रेवेन्यू क्या होती है कि आपने काम पहले कर लिया, एडवांस में काम कर लिया कहीं पे, लेकिन पैसे आपको बाद में मिलने हैं, तो वो क्या कहलाता है, अक्रूअल
रेवेन्यू कहलाता है आपका। ठीक हो गया। अच्छा, तो अक्रूवल एक्सपेंस क्या होता है? अक्रूवल एक्सपेंस होता है कि आपने एक्सपेंस पहले कर लिया, एक्सपेंस आपने हो गया, लेकिन कैश आप बाद में पे करेंगे, तो वो आपका क्या है? अक्रूवल एक्सपेंस होगा। ठीक हो गया। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होती है? कि कैश आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं। ठीक हो गया। कैश आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, लेकिन सर्विसेज बाद में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो रेवेन्यू क्या है? बाद में रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू कहलाता है। डेफर्ड एक्सपेंस क्या होता है? कि डेफर्ड एक्सपेंस होता है कि कैश आप क्या करते हैं? पहले पे कर देते हैं, लेकिन एक्सपेंस बाद में कर रहे होते हैं। मतलब कि जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कह रहे होते हैं, कि आपने क्या किया? आपने एक्सपेंस क्या कर दिया? पहले आपने पे कर दिया कैश, कैश आपने पहले पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल खर्चा जो है वो आपने बाद में किया, तो जिसका फायदा जो है वो आपने बाद में लिया, तो वो आपका डिफर्ड एक्सपेंस कहला रहा होता है। ये चार टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लास्ट में जो है पढ़ लेंगे, और इनके बारे में अपने जो है कंसेप्ट को क्लेरिफाई कर लेंगे। फिफ्थ जो है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो है अकाउंटिंग इक्विटी। अकाउंटिंग इक्विटी क्या होती है? कोई भी कारोबार में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रुपया पैसा लगा रहे होते हैं, ओनर्स जो रुपया पैसा लगा रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑनर इक्विटी कहते हैं। नॉर्मली दो किस्म की ऑनर इक्विटी होती है, या जिसे हम ऑनर्स स्टॉक भी कह रहे होते हैं, इक्विटी स्टॉक भी कह रहे होते हैं, या कैपिटल स्टॉक भी कह रहे होते हैं। ऑनर इक्विटी को ही कैपिटल कहते हैं हम। तो दो किस्म के होते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक हो गया। कंपनी के जो असल मालिकान होते हैं, असल ओनर्स होते हैं, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर और कॉमन स्टॉक होल्डर में क्या फर्क होता है? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर क्या होते हैं? वो प्रेफरेंस बेस पे ओनर्स होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है? जिनसे जो किसी कारोबार में रुपया पैसा तो लगाते हैं, लेकिन वो इस बेस पे लगाते हैं कि वो फिक्स्ड चार्जेस ले रहे होते हैं, या फिक्स्ड डिविडेंड वो कारोबार जो है कारोबार से ले रहे होते हैं, फिक्स्ड अर्निंग ले रहे होते हैं। सबसे पहले उन्हीं को ही, जो कंपनी ने कोई भी मुनाफा कमाया है, सबसे पहले जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं, उन्हीं को ही जो है डिविडेंड दिया जाता है, या रेवेन्यू जो प्रॉफिट दिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाद में जो बचता है, जो वो फिर और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है, जो असल रियल जो है शेयर होल्डर्स होते हैं कारोबार के। ठीक हो गया। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो हैं, उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होता कारोबार में। ज़ाहिर है काफ़ी इंतजामात होते हैं, काफ़ी वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी मामलात होते हैं, उनके लिए वोटिंग भी होती है। तो ज़ाहिर रियल स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? वो हमारे कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं। तो कॉमन स्टॉक होल्डर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोट दे सकते हैं किसी भी मामले के ऊपर जनरल मीटिंग्स में। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर क्या होता है? उनकी कोई वोटिंग राइट नहीं होती, वो वोट नहीं दे सकते। ठीक हो गया। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले अपना मुनाफा लेते हैं, और वो फिक्स चार्जेस लेते हैं। और कम स्टॉक होल्डर होते हैं, जो कारोबार में जो बच गया, वो जो भी मुनाफा बचता है उसी के ऊपर वो उसको उसी को वो क्लेम करते हैं, उसी को वो रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इन्हें कोई फिक्स चार्जेस नहीं मिलता, अगर मुनाफा बच गया तो इन्हें मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, अदरवाइज इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। ये रियल क्लेमेंट्स होते हैं, ये असल क्लेम करने वाले होते हैं कारोबार में। अब ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग इज द अकाउंटिंग टर्म्स जो है, ये एक अकाउंटिंग टर्म होती है जब कोई भी कारोबार के जो ओनर्स होते हैं, ओनर जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, कारोबार के जो रियल ओनर्स होते हैं, मालिकान होते हैं, जब वो कारोबार से कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ड्राइंग कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। ड्राइंग क्या होती है? ये एक अकाउंट होता है, एक टर्म होती है जो इस्तेमाल की जाती है कोई भी कारोबारी जो ओनर है, वो कारोबार से कोई भी चीज निकालेगा अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। कारोबार के लिए नहीं, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। अब अब हमने ये चार से पांच पांच छह हमने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग जो पढ़े हैं। अब इन्हीं को पूरी जो है आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे, या वो जितने भी आपके कारोबार में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, उसमें ये पांच चीजें ही जो हैं वो शामिल होंगी। या तो वो ट्रांजेक्शन में एसेट्स होंगे, या एक्सपेंस होंगे, या ऑनर इक्विटी होगी, या लाइबिलिटीज होगी, या रेवेन्यू होगी आपकी। ठीक हो गया। ये पांच चीजें ही होगी किसी भी ट्रांजेक्शन में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब नॉर्मल बैलेंस क्या होता है इनका? नॉर्मल बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये पांच अकाउंट हैं, या पांच जो मेन अकाउंट्स हैं अकाउंटिंग के, या मेन पिलर्स अकाउंटिंग के हैं, या पांच एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, ये पांच अकाउंट्स हैं। इन्हीं के ऊपर ही आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो फॉल कर रही होती है। वो किस तरह फॉल करती है? मतलब कि इनका एक बैलेंस होता है।
कोई भी अकाउंट है ना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अकाउंटिंग का जो अकाउंट है वो एक खास बैलेंस रखता है, वो डेबिट बैलेंस रखता है या क्रेडिट बैलेंस रखता है। लेकिन एसेट्स, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटीज और रेवेन्यूज, इनका भी एक अकाउंट का बैलेंस होता है, खास बैलेंस, कि अगर इनमें कोई चीज़ ना पाई जाए तो इनका बैलेंस जो है, अगर ट्रांजेक्शन में एसेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, ऑनर इक्विटी होगी, लाइबिलिटीज होगी, रेवेन्यू होगी, इनमें इनके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन होगी, जब एसेट्स हम करेंगे, हमारा एसेट्स में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हम कोई एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, या हम कोई भी ऑनर इक्विटी में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कोई भी लाइबिलिटीज है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कोई भी रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंट के ऊपर, उनका बैलेंस डेबिट कब होगा, उनका बैलेंस क्रेडिट क्या होगा, वो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा, जिन्हें हम नॉर्मल बैलेंसेस कहते हैं। इन 5 किस्म के आपकी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें ये 5 किस्म के अकाउंट्स ही पाए जाएंगे। अगर एसेट्स है आपका, आपने कोई भी एसेट्स परचेज की है, ठीक हो गया, अब एसेट्स में जब भी इजाफा होगा, तो वो जब भी इंक्रीज होगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह एक्सपेंस जो है, उसमें जब भी इजाफा होगा तो उसका डेबिट नॉर्मल बैलेंस या उसका बैलेंस क्या है, वो डेबिट कहलाएगा। अगर इनमें कमी होगी तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इन दो में, पहले इन दो को समझ लें। एसेट्स और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मींस कि इनमें जब भी इंक्रीज होगा तो इनका बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे ने मशीनरी परचेज की 5,000 रुपए की, मशीनरी मैंने क्या की, परचेज की 5,000 रुपए की। अब मशीनरी जो जब मैंने परचेज की तो मेरे एसेट्स में इजाफा, पहली बात है कि मशीनरी क्या चीज़ है, मशीनरी क्या चीज़ है, एसेट्स है हमारा। उसको भूल जाएंगे, फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स है ये एसेट्स हमारा। अब मशीनरी जब हम परचेज की तो मशीनरी हमारे पास आ रही है, मतलब कि मशीनरी का जो है एसेट्स में हमारे इंक्रीज हो रहा है, तो अब हमारे एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ, इट्स मीन के हमारा जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो उसका हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, मतलब कि नॉर्मल बैलेंस से मुराद होता है कि इंक्रीज, तो मतलब कि एसेट्स में जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम मशीनरी के नाम से अकाउंट लिखते हैं, मशीनरी के नाम से अगर हम अकाउंट बनाते हैं, आपको याद होगा कि अकाउंटिंग के हमने क्या कहा था, अकाउंट जो है, अकाउंटिंग की डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है, ये दो साइड्स होती हैं, ये पढ़ा था ना हमने, अगर आपको याद होगा, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब मशीनरी हमारे पास क्या हुई, इंक्रीज हुई, एसेट्स इंक्रीज हुए, तो हमने मशीनरी कितने के ली, हमने 5,000 रुपए के ली। अब एसेट्स में हमारे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और ये हमारा मशीनरी अकाउंट था, ठीक हो गया। ये हमारी डेबिट साइड थी और ये हमारी क्रेडिट साइड थी। अब मशीनरी में इंक्रीज हुआ, एसेट्स में इंक्रीज हुआ, तो मशीनरी में इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी कि मशीनरी परचेज बाय कैश 5,000 रुपीज, ठीक हो गया। ये एक छोटी सी एक लाइन की डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी। साथ ही अब हमने मशीनरी परचेज किससे की थी, हमने मशीनरी परचेज की थी कैश के जरिए, ठीक हो गया। फर्ज करें हमने कैश के जरिए मशीनरी परचेज की थी, तो इट्स मीन कैश हमारा क्या है, आपको याद होगा, तो कैश हमारा करंट एसेट्स है, मतलब कि कैश कैश हमारा एसेट्स है। अब कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश क्या है हमारा, एसेट्स है, तो एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स में डिक्रीज लिखेंगे तो होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। तो एक हमारा कैश का अकाउंट था, ठीक हो गया, हमारे पास क्या था, एक कैश का अकाउंट था। अब हमारे कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डेबिट साइड थी कैश की, कैश अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड थी। अब कैश में डिक्रीज हो रहा है, जब कैश में डिक्रीज होगा तो इसमें क्रेडिट होगा, तो ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पर 5,000 रुपये कैश हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ लिख देंगे मशीनरी परचेज बाय कैश, मशीनरी कैश के जरिए परचेज की, तो इसलिए कैश डिक्रीज हुआ। तो ये वजह थी एसेट्स को कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, मतलब कि एसेट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको कब डेबिट लिखेंगे, कब क्रेडिट लिखेंगे, ये वजह है सारी उसकी लिखने की, ठीक हो गया। दूसरा एक्सपेंस अब एक्सपेंस में भी इसी तरह है कि एक्सपेंस में जब इंक्रीज होगा तो डेबिट,
और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब फर्ज करें एक्सपेंस हमारा क्या था, हमने क्या किया, मटेरियल परचेज किया, या हमने रेंट पे किया। ठीक हो गया, हमने रेंट पे किया, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, जाहिर है रेंट हम पे कर रहे हैं। तो रेंट हम पे कर रहे हैं, तो रेंट हमने क्या किया, पे किया। तो इट्स मीन के रेंट में, रेंट हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ। और रेंट जब हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज में क्या कहलाएगा, डेबिट आएगा हमारा। ठीक हो गया, इंक्रीज क्या है हमारा, डेबिट कहलाएगा, क्योंकि ये हम डेबिट साइड पे लिखना है। तो अब ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी हमारी। तो अब हमारा जो एक्सपेंस जो था उसमें रेंट में इंक्रीज हुआ, रेंट में इंक्रीज हुआ तो मीन्स कि हमारे एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ। जो एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। 2,000 रुपये हमने एक्सपेंस पे किया था, तो उस 2,000 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारा ये रेंट पे हुआ है, रेंट पेड बाय कैश। ठीक हो गया, अब कैश से हमने पे किया है ये, कैश से पे किया है। तो कैश हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश हमने दे चुके हैं। तो कैश डिक्रीज हुआ। जब कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब डिक्रीज एसेट्स हो तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो कैश अकाउंट हमारे पास पहले मौजूद था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2,000 रुपये। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख देंगे रेंट पेड बाय कैश, कैश के जरिए रेंट पे किया है, तो इस वजह से ये हुआ है। तो इसी तरह हमारी जब ये तो वो दो अकाउंट थे जिनका नॉर्मल बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस कहलाता है, मतलब जिनके इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट कहलाता है। इसी तरह ऑनर इक्विटी, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज हैं, इनका जब कभी भी इनके बैलेंस में, इनके अकाउंट में इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ये बिल्कुल उल्ट है, ये तीन अकाउंट बिल्कुल पहले दो अकाउंट के उल्ट होते हैं। आप पहले दो अकाउंट याद रखें हमेशा, कि एसेट्स और एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज हो तो डेबिट डेबिट, और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिक उसके उल्ट हो जाएंगे, कि ऑनर इक्विटी, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज में जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक हो गया, बिल्कुल ऊपर वालों के उल्ट। इनकी भी ऐसी ट्रांजेक्शन, आप मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन बता दें, कोई भी आपने किसी से कोई लेन देन किया हो, मैं उसकी ट्रांजेक्शन आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ आप लोगों को, कि मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक परचेज किया। मैंने क्या किया, स्टॉक परचेज किया। और किससे परचेज किया मैंने स्टॉक परचेज किया जनाब, उधार किसी से स्टॉक परचेज कर लिया। फर्स्ट करें मैंने जो है यासीन, कोई नाम ट्रेडर था, यासीन ट्रेडर्स, उससे मैंने स्टॉक परचेज कर लिया। और स्टॉक कितने का परचेज किया, 10 लाख, 10,000 रुपये का। ठीक हो गया, स्टॉक मतलब कि इन्वेंट्री परचेज कर ली, कोई शूज थे या कुछ भी था। अब स्टॉक परचेज किया, अब स्टॉक हमारा क्या है, एसेट्स है। ठीक हो गया, एसेट्स से स्टॉक हमारा, एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो मीन्स क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो स्टॉक के नाम से जो अकाउंट होगा ये 10,000 वहां डेबिट हो जाएगी। अब स्टॉक हमने उधार परचेज किया, किसी यासीन से परचेज किया। अब यासीन हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंट पेबल कहलाएगा, कि इसे हमने पे करने हैं 10,000 रुपये। ठीक हो गया, यासीन हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंट पेबल कहलाएगा, क्योंकि उसे हमने जो है पे करने हैं। तो अब जिसको हमने पे करने हो तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है। तो यासीन क्या है हमारा, लाइबिलिटीज है, क्योंकि उसे हमने चीज पे आउट करना है। तो लाइबिलिटीज में जब इजाफा हो तो हमारा वो क्या कहलाता है, क्रेडिट साइड कहलाती है। फर्स्ट करें ये एक अकाउंट है, यासीन अकाउंट है ये हमारा। तो यासीन अकाउंट जो है हमारा, ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी। अब हमारी लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज कर रही है यहाँ पर। ऐसा ही है ना, जाहिर है हमने किसी से जब उधार पे चीज ले रहे हैं तो हमारे डेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, डेट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब कि लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो 10,000 हमारे क्या आ गए, इसलिए हमारे क्रेडिट साइड पे आ गए। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉक परचेज फ्रॉम यासीन। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे निशानी दे देंगे, एक किस्म की हमारी मेमोरी हो जाएगी हमारी, कि यासीन से परचेज किया तो स्टॉक, इसलिए ये जो क्रेडिट साइड पे होंगे। तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आप मुझे बना के दिखाएंगे कि आपकी इन ट्रांजेक्शन की जो अकाउंट है वो किस तरह बनते हैं, आप बना के दिखाएंगे मुझे। और साथ ही मुझे आप जो है बताएंगे कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस किस अकाउंट के ऊपर होगा, कि इसका एसेट्स के ऊपर होगा, एक्सपेंस के ऊपर होगा, अनर इक्विटी के ऊपर होगा, लाइबिलिटीज के ऊपर होगा, रेवेन्यूज के ऊपर होगा। और कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगी, ये आप मुझे खुद बताएंगे।
मैं आप लोगों की चेक करके मज़ीद आप लोगों को क्लैरिफ़ाई कर दूँगा। किसी को इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो ना आई हो या कोई अभी भी मसला हो तो वो भी मुझसे मैसेज पे का बात कर लेगा, उसे मैं गाइड कर दूँगा इस हवाले से। ठीक हो गया? तो ये आज का हमारा एक लेक्चर था। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम एक नए लेक्चर के साथ अपना आगाज़ करेंगे और मज़ीद इसमें हम चलेंगे, इसमें हम देखेंगे कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स और अज़म्पशंस जो हैं अकाउंटिंग की कौन-कौन सी होती हैं, इसका स्कोप कौन-कौन सा है और इसमें फिर अकाउंटिंग साइकिल वगैरह हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। ठीक हो गया? तो आज का लेक्चर हम एंड अप करते हैं। अब आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं, Q&As हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।